जिस तरह से हमारा राष्ट्र एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की तरफ तेजी से जा रहा है, तो ये 20% हमारे जो युवक है, दे आर एक्सपोज टू सच काइंड ऑफ नफेरियस थिंग्स कॉल्ड एज ड्रग्स एंड नार्को टेररिज्म। आप हमेशा ये भी देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, न्यूज देखेंगे, हमारे जो भारत के तट रक्षक है, कोस्ट गार्ड है, नेवी है, डीआरआई है, ये रेगुलरली केसेस करते हैं, बड़ी मात्रा में हेरोइन पकड़ते हैं हमारे इंडियन कोस्ट पे, चाहे अरेबियन सी हो, बे ऑफ बंगाल हो। ड्रग्स की बात करती हूँ, आर्यन खान केस मेरे सामने एकदम से आता है। इस केस के बारे में मैं मीडिया से बात नहीं करूंगा, कहना तो बहुत चाहता हूँ, डिस्कस तो बहुत करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे राष्ट्र में एक छोटा सा इशू ये चल रहा है कि आजकल के जो हमारे लोग हैं वो रियल हीरो को रियल हीरो में कंफ्यूज कर रहे हैं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल साम्राज्य, आदिल शाह बीजापुर, निजाम शाह, पोर्चुगीज, ब्रिटिश, इतने डिफिकल्ट परिस्थिति का सामना किया, उन्होंने अकेले लड़ा उन्होंने, तो मैं तो उनका अनुयायी हूँ। तो उनके बारे में सोच के मुझे ऐसा लगता है 10 नहीं और 10,000 आ जाए मेरे सामने, अभी उनसे लड़ लूंगा। हम बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत उस केस की, उसके लिए स्पेशली आपको बुलवाया गया था। इस केस में लगभग 35 अरेस्ट किए गए थे एंड लगभग 8 केजीज ड्रग्स भी पकड़े गए थे। कन्विक्शन जरूर हो जाएगी जो मेहनत की अधिकारियों ने। एक चीज आपके साथ बोली गई है कि सेलिब्रिटी को भी टारगेट किया गया है, इस टैग को किस तरीके से लिया? अगर कोई लॉ ब्रेक होता है, अगर कोई एक्ट ब्रेक होता है, तो अगर कोई सो कॉल्ड सेलिब्रिटी तो छोड़ दिया जाए उसे। मेरे लाइफ का एक सबसे छोटा केस हुआ था 2021 में, एक क्रूज पे मैंने रेड किया था जिसे आप मेंशन कर रहे हैं। दैट वाज द स्मॉलेस्ट केस ऑफ माय करियर। सो उसे मीडिया ने बड़ा चलाया, इनफैक्ट आज तक चला रही है मीडिया। लेकिन नवंबर 2021 में, उसकी जस्ट एक महीने बाद, हमने 1100 किलो पकड़ा था नांदेड़ में ड्रग्स। उसके बारे में किसने कोई मेंशन नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी सहेली, मैं हूं रूना आशीष, और आज जिस शख्सियत से मिलवाने के लिए आपके सामने लेकर आई हूं, उनका नाम ही काफ़ी है। ये हैं समीर वानखेड़े जी। ये IRS 2008 बैच के हैं, लेकिन जब भी ये नाम आपके सामने आएगा, आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे और आपके दिमाग में जाने कितनी परछाइयाँ यूं ही घूमने लगेंगी। तो उनको ज़रा थाम लीजिए, हम सीधे होने से बात करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मुझे भी जाननी है और आई एम श्योर आप भी जानना चाहते हो। कैसे हैं समीर जी? वंदे मातरम, आशीर्वाद है आपका। आई एम वेरी फाइन, थैंक यू वेरी मच। समीर जी, आपका नाम जब भी आता है तो बहुत सारे इमोशंस भी आते हैं, बहुत सारा फख्र भी आता है, बहुत सारे सवाल भी आते हैं और बहुत सारे इंतज़ार की बात भी आ जाती है। इतने सारे इमोशंस के बीच जब आप खड़े होते हैं, हाउ डू यू मैनेज? मैनेज, आई मीन, देखिए, दिनचर्या का काम है आपका। यू आर एन IRS ऑफिसर एंड आप जब सर्विस करते हैं तो आपको पता होता है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर्स यू विल बी फेसिंग, और आपके सामने सिर्फ 2 चीज़ें होती है, आपके राष्ट्र की सेवा करना, भारत माता की सेवा करना, और संविधान का पालन करना। सो दीज थिंग्स, यू नो, लाइफ में ऊपर चढ़ाव, ये सब चीज़ें होती ही रहती है। सो इट्स जस्ट एज डेट कम्स आई फेस इट। अच्छा, एज एन आउटसाइडर और एज अ पॉडकास्टर जब मैं पूछती हूँ, समीर वानखेड़े क्या है ये शख्स, कैसा है ये शख्स, अंदर से, घर के अंदर कैसा है, बाहर कैसा है? घर के अंदर भी सेम है, बाहर भी सेम है। सिर्फ ये कि घर में जो मेरी धर्मपत्नी वो ज़्यादा चिल्लाती है मेरे पे, एंड बाहर ऐसा कोई मौका नहीं मिलता है। बाहर शायद ऐसा हो सकता है कि मैं मेरे कलीग्स को ज़्यादा चिल्लाता रहूँ, बट जस्ट जोकिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। सेम जो घर में हूँ वही बाहर हूँ। एंड जितना समीर वानखेड़े एक नॉर्मल परिवार से, एक हम्बल बैकग्राउंड से, मेरे पिताजी भी काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से आए हुए हैं, एक मुंबई का एक यू नो नॉर्मल परिवार से जन्मा हुआ बच्चा हु वांट्स टू डू, हमारे बहुत कुछ करना चाहता है राष्ट्र की सेवा के लिए। और अभी सबसे बड़ा एम है समीर वानखेड़े का कि भारत को, महाराष्ट्र को, मुंबई को नशा मुक्त देखना चाहता है। ये नशे वाली बात ही जब आप छेड़ रहे हैं, तब समझ में ये आता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं, बताना चाहें नहीं बताना चाहें, बता सके नहीं बता ना सके, इन सारी संभावनाओं के बीच में आज के क्या कुछ आंकड़े हैं जो आपको बहुत टेंशन लाकर रख देते हैं? क्योंकि आपका जब मैं गूगल में पढ़ते आती हूँ तो आई थिंक 17,000 कुछ एक ऐसा आंकड़ा मैं पढ़ती हूँ, मुझे शायद वो बोलने में भी मुश्किल हो रहा है। अगर कुछ समझाएं आम लोगों को तो कितना टफ समय है ये? देखिए, ये जो 17,000, ये तो मेरे करियर में आई हैड वर्चुअली इंटरसेप्टेड 17 टन्स ऑफ ड्रग्स, 17,000 kgs ऑफ ड्रग्स।
लेकिन ये तो एक काम करने पे आपको ये चीज़ें पकड़ी गई है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक और चिंताजनक बात ये है मेरे लिए कि हमारे राष्ट्र में अभी देखेंगे तो 20% युवकों की संख्या है, यूथ की। एंड जिस तरह से हमारा राष्ट्र एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की तरफ तेजी से जा रहा है, तो ये 20% हमारे जो युवक है दे आर एक्सपोज टू सच काइंड ऑफ नफेरियस थिंग्स कॉल्ड एज ड्रग्स एंड नार्को टेररिज्म। तो वो काफ़ी एक बहुत अहम मुद्दा भी है और बहुत ही सीरियस इशू भी है। हम सबने पंजाब में देखा है कि कितना ये क्षति पहुंचा सकता है लोगों को। सिमिलरली हमारे जो मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ है, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, यहाँ पर जो ड्रग का सेवन हो रहा है तो उसकी मात्रा भी बहुत ज़्यादा है। बहुत अलग अलग प्रकार के ड्रग्स भी जो भारत में भी इलीगली बनते हैं और जो विदेश से भी आ रहे हैं। अब हर दिन अगर पेपर भी उठा के देखेंगे, हमारे एयरपोर्ट पे बड़े बड़े सीजर्स हो रहे हैं, कभी हाइड्रोपोनिक वीट के सीजर्स होते हैं, कभी कोकेन के होते हैं। सो दीज थिंग्स आर वेरी ट्रबलसम और चिंता करने की बात है। बिल्कुल। बात ये भी आती है कि ड्रग्स जो होते हैं वो बनते तो भलाई के लिए ऐसा बोला जाता है, चाहे वो एक नीमच का पूरा बेल्ट हो या फिर राजस्थान का पूरा झालावाड़ और वो वाला डिस्ट्रिक्ट हो, या फिर कई बार मुझे ये भी बताया गया कि अब चूंकि अफगानिस्तान वाला बेल्ट थोड़ा सा ट्रू पकड़ लिया गया है, इसलिए अब घूम कर ड्रग्स आते वेरी हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। तो कौन कौन से बड़े ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर आपको नजर आते हैं कि यहाँ पर अगर पुलिस हो या फिर एक पकड़ हो तो शायद अंतर आ जाए? बहुत वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा है रिगार्डिंग रूट्स के बारे में भी। देखिए, ये जो आपने बेल्ट कहा है, एमपी, राजस्थान, यहाँ पर लिसिट कल्टीवेशन होती है, जो गवर्नमेंट की परमिशन से लिसिट कल्टीवेशन होती है। और उसमें भी बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पर डाइवर्जन होते हैं, जहाँ पर CBN हो, DRI हो, ऐसी एजेंसी फिर एक्शन लेती है। लेकिन आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न और मुद्दा ये है कि कुछ प्रकार के ऐसे ड्रग्स है जो विदेश से आते हैं, जैसा कि आपने अफगानिस्तान का भी मेंशन किया है। वहाँ से ड्रग्स आते हैं जिसे हेरोइन कहते हैं। अफीम की बहुत वहाँ पर बम्पर क्रॉप पिछले सालों से हो रहे हैं, तो उस वजह से बहुत प्रकार के ड्रग्स जैसे कि हेरोइन, ये पहले जो कोकेन का रूट हुआ करता था तो उस प्रकार में भी हेरोइन आ रहा है, क्योंकि दे डोंट नो व्हाट इज टू बी डन। तो इसके लिए इंडिया में कंजम्पशन के लिए भी डंप हो रहा है और एज ए ट्रांजिट पॉइंट के लिए भी डंप हो रहा है। और आप हमेशा ये भी देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे, हमारे जो भारत के तट रक्षक है, कोस्ट गार्ड है, नेवी है, DRI है, ये रेगुलरली केसेस करते हैं, बड़ी मात्रा में हेरोइन पकड़ते हैं हमारे इंडियन कोस्ट पे, चाहे अरेबियन सी हो, बे ऑफ बंगाल हो। रेगुलर सीजर्स आर हैपनिंग, बिल्कुल, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज टू बी डन। कंजम्पशन मार्केट इतना बड़ा है, ड्रग कंजम्पशन इतना ज्यादा है विदेश में भी, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फार ईस्ट कंट्रीज में और भारत में भी। So they are pumping in drugs like anything, and which is very worrisome for the youngsters. जब एक ड्रग्स की बात करती हूँ तो डेफिनेटली सिंस आई एम कवरिंग एंटरटेनमेंट फॉर मेनी इयर्स, आर्यन खान केस मेरे सामने एकदम से आता है। आर्यन खान का नाम आया तो समीर वानखेड़े का नाम आएगा, समीर वानखेड़े का नाम आया तो आर्यन खान के अलग ऐसे भी कई हैं और भी हैं, लेकिन ताज़ा अगर लोगों को याद आती है तो उस केस से कनेक्ट करते हैं। मुझे बताइए केस शुरू कैसे हुआ और आपको क्यों लगा कि वहाँ पर जाना चाहिए, और थोड़ा सा क्लियर करें। देखिए मैडम, अगर आप मुझे ऐसा कहते कि समीर वानखेड़े हमारे महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज और BR अम्बेडकर जी का एक अनुयायी है, उस तरीके से जानते, एक छोटा सा अनुयायी है, तो मुझे खुशी होती रादर देन ऐसे लोगों का नाम लेने से। दूसरी बात यह है मैडम कि इस केस के बारे में आदरणीय बॉम्बे हाई कोर्ट में मैंने एक एफिडेविट दिया है, क्योंकि देयर वर सम इश्यूज। बेसिकली एक रिट मैंने फाइल किया था एक केस क्वॉश करने के लिए, तो उसी दरमियान आदरणीय हाईकोर्ट के सामने मैंने एक हलफनामा दिया, एफिडेविट दिया है कि इस केस के बारे में मैं मीडिया से बात नहीं करूंगा। कहना तो बहुत चाहता हूँ, डिस्कस तो बहुत करना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं ऑनरेबल जुडिशरी का उनकी रिस्पेक्ट काफ़ी करता हूँ और उनका कंटेम नहीं करना चाहता हूँ कुछ भी ऐसा शब्द उस केस के बारे में कह के। लेकिन मैडम, ये ज़रूर आपसे वादा करना चाहूँगा कि जब भी इस केस का निवारण हो, जो बहुत जल्दी होने वाला है, तो ज़रूर आपके पास में फिर से आपके साथ में एक इंटरव्यू करूँगा और बहुत सारी बातें शेयर करूँगा। चलिए, आई ऑल्सो रिस्पेक्ट योर रिस्पेक्ट, एट द सेम टाइम हम भी कोर्ट का अवमानना नहीं हो और उनका आदर करती हूँ। एब्सोल्युटली। चलिए, हम बात इसी पे कर लेते हैं, बैट्स ऑफ बॉलीवुड, जिसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ा था और कुछ ऑब्जेक्शन ऐसे लिए थे, उसी के बारे में बता दीजिए। देखिए मैडम, क्या हुआ था कि
बहुत दिनों से जब जो केस का आपने मेंशन किया था, उसके बाद भी कुछ कुछ फिल्मों में भी कुछ रोड साइड डायलॉग्स भी कभी आए थे, तो जिस चीज़ को नज़रअंदाज किया गया था पहले भी। उसके बाद में ये सीरीज़ आई। उसके बाद में जो मेरे कंटेंशंस है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने मैंने प्रेजेंट किया है। डिफेमेशन का केस किया है, एक सिविल सूट फाइल किया है, 2 करोड़ का कॉम्पनसेशन भी मैंने क्लेम किया है, जो टाटा कैंसर हॉस्पिटल में देने की मंशा रखता हूँ मैं। तो इसमें 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला है कि ये एक आत्मसम्मान की बात है, ये कोई पब्लिसिटी उसकी बात नहीं है, आत्मसम्मान की बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। दूसरी बात है कि अगर आपने देखा होगा जो हमारा राष्ट्र चिन्ह है सत्यमेव जयते, उसकी अवमानना करना कोई भी यूनिफॉर्म सर्विसेज वाला अधिकारी, कोई भी सिविल सर्वेंट या कोई भी आम नागरिक जो अपने राष्ट्र से प्रेम करता है, वो टॉलरेट नहीं करेगा। तो ये एक सत्यमेव जयते की बेइज्जती करने का केस है, जहां पर मैंने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। दूसरी बात है मेरे परिवार के सम्मान की भी बात है, जहां पर कुछ इनके जो लोगों के फैंस होते हैं, कुछ यूनिवर्सेस होते हैं, कुछ फैन क्लब्स होते हैं, तो वहाँ से फिर हेट मेल्स आना, ट्रोल्स आना, अवमानना करना, बेइज्जती करना औरतों की। जब सत्यमेव जयते की अवमानना होती है, तो ये आम नागरिक, कोई भी यूनिफॉर्म सर्विसेज वाला हो या फिर कोई आर्मी वाला हो, कोई भी पुलिस वाला हो या कोई भी सिविल सर्वेंट, एक नॉर्मल जनता भी हो जो अपने राष्ट्र से प्रेम करता है, तो अगर उसने ये देखा कि सत्यमेव जयते की अवमानना हो रही है, तो 100% पीड़ित होगा। और मैंने इसके लिए आदरणीय दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बहुत सारे अधिकारी हमारे साथ में काम करते हैं। ड्रग के खिलाफ ये बहुत ही सीरियस इशू है राष्ट्र में। आप देखेंगे इट इज़ अ वेरी वेरी सीरियस इशू, जहां पर हमारे अधिकारियों को बहुत सारी संगीन चोटें पहुंची हैं, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस हमारे ऑफिसर्स ने फेस किया है। अपने परिवार का त्याग करके, अपनी जान का त्याग करके ये लोग ने ऑपरेशंस किए हैं। तो ये सबकी बेइज्जती है, बेसिकली हमारे टीम की बेइज्जती है जब कोई ड्रग्स के खिलाफ लड़ता है। और सबसे तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण एक और बात है, हमारे घर में जो महिला है उनके आत्मसम्मान की बात है। क्योंकि जब भी कुछ लोगों के सो कॉल्ड बड़े लोगों के फैन क्लब्स होते हैं, उनके यूनिवर्स होते हैं उनके नाम से, तो उनको ऐसा लगता है कि उनके पास एक लाइसेंस होता है कि औरतों का अवमानना करने के लिए बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से, यहाँ के लोगों का डायरेक्टली मेरी वाइफ को मैसेजेस आते हैं, हेट मैसेजेस आते हैं, अपशब्द की बातें करते हैं, मेरी सिस्टर को मैसेजेस आते हैं। तो आई वोंट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। इसके लिए मैंने आदरणीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मुझे 100% ये यकीन है कि न्याय जरूर मिलेगा। Motherhood is a new chapter, and you deserve the right support. 9 and Beyond gives you daily routines, masterclasses, and guided practices, combining the best of science and Garv Sanskar traditions. It's more than an app, it's your personal pregnancy coach. Start your journey with 9 and Beyond today. Download now. देखिए, जब मैं एंटरटेनमेंट कवर करती हूँ तो मेरे सामने फिर सलमान खान हो या शाहरुख खान हो, सभी को बहुत इज्जत से और बहुत प्यार से उनसे मैं बात करूंगी। लेकिन ये चीज़ आप लोगों के साथ शायद वो एक तरीके से फ़ायदा हो जाता है कि यू कैन क्रिएट दैट डिस्टेंस ऑल्सो, बट इट विल इम्पैक्ट योर फैमिली एट द सेम टाइम। ये जब पूरा मामला चल रहा है, तब फैमिली को कैसे आपने संभाल कर रखा? क्योंकि फैमिली को प्रोटेक्ट करना भी एक पुरुष के होने के नाते आपके ऊपर वो जिम्मेदारी आ गई होगी, ऐसा मैं समझती हूँ। नहीं, बिल्कुल। जब भी कोई धमकी आती है तो मैं मुंबई पुलिस को भी इत्तला करता हूँ, डिपार्टमेंट को भी कहता हूँ, मुंबई पुलिस को भी इन्फॉर्म करता हूँ, क्योंकि मैं, आप जानते हैं, अभी चेन्नई में कार्यरत हूँ, तो उसके सिक्योरिटी के लिए आई लुक आफ्टर दैट। एंड जितना मेरे से होता है, और ना ही मैं किसी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ना ही मैं ज़्यादा किसको आग्रह करना चाहूँगा, जो भाग्य मिलेगा वो ज़रूर होगा। जितना मेरे से हिम्मत होती है, आई विल ट्राई टू प्रोटेक्ट माई फैमिली। सो आपकी धर्मपत्नी की मैं बात करती हूँ, क्या वो विचलित हुई इस पूरे समय में? देखिए, विचलित की जब आपको हेट मेल्स आते हैं, जवाब तो देती है, वो भी एक दुर्गा का रूप है। अगर और आप एक इंडियन महिला को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जितने भी जो भी ये फैन यूनिवर्स या जो कॉल्ड लोग हैं, तो दे कैन नॉट अंडर एस्टिमेट इंडियन महिला। वो दुर्गा का भी रूप ले सकती है और वो भी प्रॉपर जवाब देती है। लेकिन जब ये बात मेरे तक आती है तो मुझे ज़रूर इस चीज़ के लिए लड़ना पड़ेगा, मेरे को सम्मान के लिए लड़ना पड़ेगा, और मैं लड़ूंगा इसके लिए, चाहे मुझे कोई भी हद तक जानी पड़े। बिल्कुल। एक माँ होने के नाते आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप उसका जवाब दें ही।
आपकी 2 छोटी-छोटी प्यारी सी बच्चियाँ, मैं फ़ोटो भी देखती हूँ, बड़ा प्यार आता है उनको देखते हुए। बच्चियों को नहीं समझ में आता है, बच्चियों के दोस्तों को भी समझ में नहीं आता, लेकिन उनके माता-पिता को समझ में आता है। क्या वो भी आपको चीज़ फ़ेस करनी पड़ती है बिकॉज़ जो ऑनगोइंग केसेज़ हैं आपके नाम पर उसकी वजह से? नहीं, ऐसा नहीं है, लोगों का बहुत प्यार मिला है। ये महाकाल का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आम जनता का बहुत प्रेम मिला है, बहुत सम्मान मिला है। जहाँ पर भी जाता हूँ लोग सम्मान की नज़र से ही देखते हैं, तो मैं ऋणी हूँ जनता का, नॉर्मल जो हमारे जैसे लोग हैं उनका। तो बाकी का तो ये सब कभी मैंने फेस नहीं किया है, सिर्फ प्रेम ही प्रेम लोगों का पाया है। चलिए दैट्स रियली गुड थिंग और बड़ा एक मुझे भी शांति हुई है सुनकर। अब बात करूँ आप आईआरएस से हैं, फिर आप पहुंच गए क्राइम नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में। तो इस पूरे समय और अभी आप चेन्नई में कार्यरत हैं, इस पूरे ऊपर तार चढ़ाव में सबसे टफ समय आपके लिए कौन सा था जो जिसने आपको इंसानी तौर पर भी हिलाया और ऑफिसर के तौर पर आपको और सख्त होने पर इट फोर्स यू टू बिकम मोर स्ट्रॉन्गर पर्सन? देखिए ऐसा कोई मुझे कोई केस ऐसा कोई इंसिडेंट, वी आर ट्रेन टू हैंडल डिफिकल्ट थिंग्स। यस, जैसा मैंने पहले हमारे इंटरव्यू के पहले भी इंटरेक्शन हुई है, मैंने वो कठिन पोस्टिंग्स भी काटी है, नक्सलाइट एरियाज में मैंने काम किया है, बहुत सारी चीज़ें क्लोज रेंज देखी है एंड बहुत अलग अलग महकमे में भी काम किया है। तो ऐसा कोई डिफ़िकल्ट परिस्थिति डजेंट बॉदर मी ऑल्सो, नाइदर मेरा कोई विल को शेक कर पाती है ये चीज़ों को। सिर्फ 2-3 चीज़ें मुझे पीड़ित करती है, या फिर अगर ये कहें कि चिंताजनक 2-3 चीज़ें यही होती है। एक तो अगर कोई आपका परिवार का कोई, जैसा मेरे माताजी का निधन हो गया था 2015 में, और कोई आपके जो निकटतम है उनकी तबीयत खराब हो, ओनली वो चीज़ से हम बॉदर्ड होता हूँ मैं। बाकी के कोई भी चीज़ से ना ही मेरा हृदय हिलता है, ना इधर मुझे कोई चीज़ की बॉदरेशन होती है। लेकिन आपके माताजी का नाम भी उठाया गया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ महान व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अमृत माता का भी नाम उठाया था। समय है, समय बहुत बलवान होता है और ये चीज़ें बिल्कुल भी भूला नहीं हूँ मैं। तो देखेंगे आगे क्या होता है। अच्छा, एक फिल्मों में जो देखते हैं एक ऑफिसर को दबाया जाता है। मैं सिर्फ फिल्मी एंगल से पूछ रही हूँ आपसे, आप जो कि रियल कॉर्प हैं, दबाया जाता है, फिर एक दिन उसका विद्रोह हो जाता है और फिर वो सबको ऐसे गन से मारता है कभी? नहीं ऐसा ये देखिए, मैं एक बहुत ही लॉयल सोल्जर हूँ भारत सरकार का, एंड मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी, अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स में काम करने के लिए सक्षम समझा। महाकाल की कृपा से, माताजी की कृपा से बहुत सारे मेडल्स अवार्ड्स भी हो चुके हैं। तो ऐसा कुछ रहा नहीं है, या फिर आई वुड नेवर डू थिंक ऑफ सच थिंग ऑल्सो। सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, दैट्स इट। लेकिन फिर भी अंदर कहीं कुछ गुस्सा होता होगा, उसको आप कैसे उस गुस्से को स्ट्रेंथ बना रहे हैं, यही बताइए। देखिए अगर आपने देखा होगा, इसका जवाब मैं थोड़ा अलग तौर पे आपको देना चाहूँगा। हमारे राष्ट्र में एक छोटा सा इशू ये चल रहा है कि आजकल के जो हमारे लोग हैं वो रियल हीरो को रियल हीरो में कंफ्यूज कर रहे हैं। जो नाचने गाने वाले, जो एंटरटेनर्स होते हैं, जो नाचते गाते हैं, लोगों का दिल बहलाते हैं, तो उन्हें रियल हीरोज लोग समझ रहे हैं। जो मेरे रियल हीरो जो मेरे हैं वो है हमारे पूरे महाराष्ट्र के आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज और हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो जब मैं इनकी ज़िंदगी देखता हूँ, जब इनके बारे में मैं पढ़ता हूँ, या फिर इनके बारे में इनका नाम भी लेता हूँ, या अपने मन में उनके बारे में सोचता हूँ, तो जितना भी भय, संकोच 2 मिनट में गायब हो जाता है। तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल साम्राज्य, आदिल शाह बीजापुर, निज़ाम शाह, पोर्चुगीज़, ब्रिटिश, अगर इतने शत्रु होने के बावजूद भी हिंदवी स्वराज बनाया, इतने डिफ़िकल्ट परिस्थिति का सामना किया उन्होंने, अकेले लड़ा उन्होंने, तो मैं तो उनका अनुयायी हूँ। तो उनके बारे में सोच के मुझे ऐसा लगता है 10 नहीं और 10,000 आ जाए मेरे सामने, अभी उनसे लड़ लूँगा मैं। तो जब मैं इनका अनुयायी हूँ तो फिर मुझे कोई भय नहीं है, कोई संकोच नहीं, जितने भी आते आओ सामने। आपके यहाँ मैं गौतम बुद्ध किताबें देख रही हूँ, भगवान बुद्ध। बिल्कुल।
एवं धम्मसार और गौतम बुद्ध और उनके उपदेश। उनके उपदेश, बिल्कुल बिल्कुल तो गौतम बुद्ध शांति का संदेश देते हैं। बिल्कुल। एक और शांति स्थापित करता है, लेकिन उसके पास वो तलवार या फिर वो एक औजार होता है जिससे बिल्कुल। कि वो शांति को बलपूर्वक लाने की जरूरत पड़े तो वो भी कर लेता है। ये दो बिल्कुल। बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें हैं, इसके बीच में आप कैसे हैं? नहीं, इसके बीच में ये है कि जब आप आपका धर्म कर रहे हैं, आप आपका कार्य कर रहे हैं, आप आपकी राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, तब ठीक है, तब शांतिपूर्वक ही कीजिए। लेकिन जब आपके परिवार तक, आपके आत्मसम्मान तक, या फिर आपके घर तक जब कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसा आपने कहा कि आपकी मृत माँ तक चीज़ें आ जाती है, तो संरक्षण तो करना ही है, तब लड़ना तो पड़ेगा आत्मसम्मान के लिए आपके। Motherhood is a new chapter, and you deserve the right support. 9 and Beyond gives you daily routines, masterclasses, and guided practices, combining the best of science and Garv Sanskar traditions. It's more than an app, it's your personal pregnancy coach. Start your journey with 9 and Beyond today. Download now. चलिए थोड़ा सा टॉपिक चेंज करती हूँ, बहुत हैवी ना हो जाए आप पर भी, और मैं भी एक इंसान ही हूँ। मुझे भी बुरा लगेगा अगर किसी की माता जी को इस तरीके से लाया जाए, या मेरी हो, किसी की भी माता हो। हम बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत उस केस की। उसके लिए स्पेशली आपको बुलवाया गया था और बहुत आशा के साथ आम लोगों ने देखा कि अब तो कुछ ना कुछ निकाल इसका लेकर आएंगे, इतने बड़े ऑफिसर को यहाँ पर लाया गया है। तो जब आपने पहली बार इस केस के बारे में पहला पन्ना पलटा, आपके दिमाग में क्या था? देखिए, अगेन ये जो केस है, अभी आपने अगर देखा होगा, इस केस में अभी चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। 2022 में चार्जशीट फाइल किया था, 2021 में चार्जशीट फाइल किया गया था, और उस केस में भी जितना मुझे आइडिया है ट्रायल भी चल रहा होगा अभी एनडीपीएस केस में। तो उसमें कोई भी सुपरवाइजरी ऑफिसर होने के कारण अगर कोई भी मैं टिप्पणी करता हूं तो केस में इंटरवीन जैसा हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे इतना ज़रूर शेयर कर सकता हूं जो बेसिक थिंग्स जो न्यूज़पेपर में भी रिपोर्टेड है। इस केस में लगभग 35 अरेस्ट किए गए थे, एंड लगभग 8 केजीज ड्रग्स भी पकड़े गए थे, एंड काफ़ी डिटेल चार्जशीट फाइल की गई है, जिसमें जो आरोपी है, जो व्यक्ति हैं, आप देखेंगे काफ़ी डिटेल चार्जशीट है। तो लेट्स सी, यही तो उम्मीद है कि कन्विक्शन ज़रूर हो जाएगी। जो मेहनत की अधिकारियों ने, जिन के ऊपर केसेस बुक किए, तो आई होप के कन्विक्शन हो जाएगा। काफ़ी अच्छे इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन्वेस्टिगेट किया था उस केस को। आई एम श्योर। अच्छा, एक ओवरऑल आपने बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम किया है, एक अनुभवी ऑफिसर के तौर पर कहिए और बताइए कि ये सुशांत सिंह केस के पहले की फिल्म इंडस्ट्री और बाद की फिल्म इंडस्ट्री में आपने कितना अंतर क्या देखा, और देखा तो कैसे ऑब्जर्व करते हैं इस बदलाव को? देखिए, मैं इसका जवाब अगेन कोई एक इंडस्ट्री को जनरलाइज इंडस्ट्री को टारगेट करके नहीं कहना चाहूँगा। अगर आपको पता है कि ये ड्रग का इशू है, ये एक जागतिक इशू हो चुका है, इट्स अ वेरी बिग इशू नाउ, यूनिवर्सल इशू हो चुका है, अनफॉर्चुनेटली हमारे राष्ट्र तक भी आ चुका है ये। तो इसमें ये जो हाई एंड सोसाइटीज़ होती है, जो रेव पार्टीज़ होती है, हाई एंड सोसाइटीज़ में इसका काफ़ी हमने ये देखा है कि इसका कंजम्पशन, इसकी डिमांड, इसकी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होती है, एंड स्पेशली ड्रग्स लाइक कोकेन, ड्रग्स लाइक हाइड्रोपोनिक वीड, ड्रग्स लाइक लिसर्जिक एसिड जिसे LSD कहते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा सेवन होता है। एंड इन ड्रग्स को आपके शरीर को, आपके नर्वस सिस्टम को, आपके ब्रेन को क्षति पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान होता है इन गंदे प्रकार के ड्रग्स का, जो ड्रग्स का मैंने आपको नाम लिया है अभी। तो येस, इट इज़ वेरी मच प्रिविलेंट इन हाई एंड सोसाइटीज एंड रेप पार्टीज, इतना ही कहना चाहूँगा मैं। मेरे से आम लोग जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आता है, मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन शायद कोई दवाई भी हम लोग नहीं लेते होंगे, तो ऐसे में जो ड्रग एडिक्ट होते हैं और एक आम इंसान होता है, उन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है? देखिए, जो ड्रग से जो पीड़ित होते हैं, अगर आप देखेंगे एनडीपीएस एक्ट को, एनडीपीएस एक्ट में एक सेक्शन है जिसे सेक्शन 64A कहते हैं, जहां पर अगर एक ड्रग एडिक्ट हो तो उसे बेसिकली प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी देने का मौका भी एक्ट देता है। तो जो ड्रग एडिक्ट होता है उन्हें क्रिमिनल की तौर पे नहीं देखा जाता है, उन्हें ऐसा देखा जाता है कि ये व्यक्ति है जिसे हेल्प की ज़रूरत है। अच्छा। जो बीमार है, जिसे हेल्प की ज़रूरत है, जिसे रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है। तो जो मैंने आपसे सेक्शन कहा है, तो ये सेक्शन भी ये प्रोवाइड करता है कि आप अगर प्रॉपरली रिहैबिलिटेशन करेंगे, रिहैब सेंटर में जाएंगे, खुद को सोबर करेंगे, मेडिकेशन लेंगे, काउंसलिंग लेंगे, एंड इसके बाद कोर्ट को सेटिस्फाई करेंगे आप,
तो फिर आपके ऊपर जो प्रोसिक्यूशन जो केस चल रहा है वो भी ड्रॉप हो सकता है। तो जो 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 एक्ट का जो विजन है, जो जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है जो ड्रग के खिलाफ काम करती है, जो कंज्यूमर्स को कभी भी क्रिमिनल के तौर पे नहीं देखते, उसको रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। रही बात पेडलर्स की, सप्लायर्स की, जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनके खिलाफ कड़े से कड़ा स्टेप उठाया जाता है और उनकी सजा भी, कोई भी कमर्शियल क्वांटिटी में डील करता है उसके लिए 20 साल की सजा है और 2 लाख जुर्माना है। इनफैक्ट मर्डर से भी ज्यादा, अगर एक सेक्शन 31A है एनडीपीएस में कि अगर किसने डबल ऑफेंस किया तो उसके लिए सजाए मौत भी है। तो इट इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस। सो देयर इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन अ ड्रग कंज्यूमर who is looked upon with empathy, and there is a drug peddler, drug supplier, drug manufacturer जिसको कड़ी तौर पे जिसके साथ डील किया जाता है। ओके अब एक ड्रग का आपने, हम लोगों ने जो डिस्कशन किया दैट वाज एक अफगानिस्तान एरिया था, इसके अलावा और कौन कौन से एरियाज हैं, मे बी यूरोप, मे बी एशिया, मे बी ऑस्ट्रेलिया, तो एक दो आपने बता दिए, जहाँ पर ड्रग्स बनाए भी जाते हैं और वहाँ पर माफिया भी बहुत वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, अलग अलग प्रकार के ड्रग्स हैं जहाँ जहाँ अलग अलग ओरिजिन से आते हैं बेसिकली। जैसा कि अगर आप मुंबई में जैसा हाई एंड पार्टी सर्किट में देखेंगे, जो बड़े लोग होते हैं तो ये प्रेफर करते हैं कोकेन ड्रग, विच इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव ड्रग बेसिकली। तो ये बनता है साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में, जैसा कि ब्राज़ील, पैराग्वे, उसके बाद में आपका मेक्सिको। सो यहाँ पर कार्टेल्स भी काफ़ी होते हैं। पुराने ज़माने में तो 90s और 2000s में, 80s में तो बहुत सारे मेडलिन कार्टल्स, काली कार्टेल, ये बहुत सारे डेंजरस कार्टल्स होते थे जो सरकारों को भी चैलेंज करते थे। वहाँ पर रेवोल्यूशनरी उनकी खुद की गवर्नमेंट्स हो जाती थी तो बहुत लॉ एंड ऑर्डर का भी वहाँ पर इशू हुआ था। तो कोकेन जैसे ड्रग्स वहाँ से आते हैं। देन देयर इज, जैसा पहले भी हमने डिस्कस किया, लिसर्जिक एसिड जिसे LSD कहते हैं। तो ये भी बहुत सारी यूरोपियन कंट्री जैसे कि इधर नीदरलैंड्स वगैरह, वहाँ पर इलीगल फैक्ट्रीज होती है, इनकी लैब्स होते हैं, वहाँ से ये आते हैं। देन कुछ ऐसे ड्रग्स है जिसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक वीड, जिसमें THC, जिसे कैनाबिडोल एक केमिकल होता है गांजा में, जिससे हाई होता है, किक होता है। तो THC की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है उन हाइड्रोपोनिक वीड में। तो हाइड्रोपोनिक वीड भी, जैसे कि कुछ देश है जहाँ से लीगलाइज हुआ है गांजा अभी, जैसा कि थाईलैंड हो गया है, फिर कनाडा हुआ है, कुछ स्टेट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर एम्स्टर्डम, यहाँ से इंपोर्ट होते हैं। अफगानिस्तान की तो अपने बात कर चुके हैं, हीरोइन ड्रग्स आता है जो मेजर आता है। देन कुछ ऐसे प्रकार के ड्रग्स है जो इलीगली हमारे भारत में भी बनते हैं, जैसे कि मेटाम्फेटामाइन या फिर प्रीकर्सर जिसे एफिड्रिन कहते हैं। तो यहाँ पर इलीगली फैक्ट्रीज में बनते हैं, एंड देन इट इज बीइंग स्मगल्ड आउट ऑफ द कंट्री टू कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर एंड न्यूजीलैंड। ओके अब मैं एक्चुअली निरुत्तर हो जाती हूँ ये सब बातें सुनकर जानकर, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में आप अपने आप को स्ट्रेट आई हैव टू वर्क ये साधते कैसे हैं? क्योंकि देखिए, मेरा लाइफ में एक सिंपल फंडा ऐसा है कि स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ मोड। अच्छा, मैं ये इसमें फिलोसफी में बिलीव करता हूँ कि जिस वक्त आप घर में एंटर करेंगे तो मैं कंप्लीटली स्विच ऑफ हो जाऊंगा। मैं कोई भी जो मेरी ऑफिस की बातें, जो कोई भी मेरे संघर्ष की बातें, ना ही मैं मेरे फैमिली के साथ करूंगा इस बारे में। मैं सिर्फ और सिर्फ ये टाइम अपने फैमिली को, अपने बच्चे को, अपने पिताजी को, मेरे सिस्टर को डेडिकेट करूंगा। और जब घर से निकलूंगा अपनी ड्यूटी पे, तब मैं फिर से स्विच ऑन मोड हो जाऊंगा। सो आई वुड नेवर लाइक टू डिस्कस एनीथिंग विथ माई फैमिली, और ना ही उन तक मैं आने देता हूँ ये चीज़ों को। वो बात अलग है कि कभी वो इंस्टाग्राम पे रहते तो ये हेट मेल्स वगैरह ये सब मैसेजेस देख लेते हैं खुद ही, लेकिन मैं कभी भी ना डिस्कस करता हूँ। ये मेरे बीच में है, ये मेरी संघर्ष है, ये मेरी लड़ाई है और मैं इसे सक्षम हूँ लड़ने के लिए। सो देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग दैट विथ एनीबडी एंड ट्रबलिंग देम, और मेरा टाइम भी वेस्ट करूँ उस चीज़ में। जैसा जैसा थिंग्स आएगा मैं सक्षम हूँ और कारगर हूँ लड़ने के लिए अपनी लड़ाई को। एनर्जी आती कहाँ से? किस मंदिर में आप जाते हैं? अगेन फिर से मैं वही दोहराना चाहूंगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और अम्बेडकर जी, काफी प्रभाव है इनका मेरी जिंदगी पे। ओके, बिल्कुल, दैट्स नाइस। अच्छा, एक चीज आपके साथ बोली गई है कि सेलिब्रिटी को भी टारगेट किया गया है, इस टैग को किस तरीके से लिया आपने? तो मैं यही उनको जो ये टैग मुझे देना चाहते हैं, तो यही उनको प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि उनको क्या छोड़ दिया जाए? कि अगर कोई लॉ ब्रेक होता है, अगर कोई एक्ट ब्रेक होता है, तो अगर कोई सो कॉल्ड सेलिब्रिटी, तो छोड़ दिया जाए उसे? Am I expected to do that? तो फिर मैं यूनिफॉर्म पहनने का हक होगा मेरे पे? आज मैंने यहाँ पर लगभग 3,500
केसेस किया है, सब करते होंगे या सबकी ड्यूटी है करते, इट इज़ नथिंग ग्रेट, लेकिन 3,500 केसेस जो ड्रग के खिलाफ में, जो इलेक्ट्रॉनिक स्टफ, गोल्ड वगैरह, एंटी टेरर की केसेस अगर बुक किया होगा, तो क्या ये सब सो कॉल्ड फिल्म इंडस्ट्री है बॉलीवुड से? अगर मीडिया उसे चलाती है, 4-5 या 5 या 10 जितने भी होंगे, तो इट इज़ नॉट माई फॉल्ट बेसिकली। अगर मीडिया को कोई गॉसिपिंग इसमें मिलती है, जिनका सो कॉल्ड फेस वैल्यू होता है, बाकी के लोगों का कोई चलाता नहीं। मुझे एक याद है कि मेरे लाइफ का एक सबसे छोटा केस हुआ था 2021 में, एक क्रूज में मैंने रेड किया था जिसे आप मेंशन कर रहे हैं, दैट वाज द स्मॉलेस्ट केस ऑफ माय करियर। सो उसे मीडिया ने बड़ा चलाया, इनफैक्ट आज तक चला रही है मीडिया। लेकिन नवंबर 2021 में, उसकी जस्ट एक महीने बाद, हमने 1,100 किलो पकड़ा था नांदेड़ में ड्रग्स, उसके बारे में किसने कोई मेंशन नहीं किया। और यहाँ पर ग्राम्स में उस दिन पकड़े गए थे, या फिर 100 ग्राम या 200 ग्राम पकड़े गए होंगे, तो उसके बारे में आज तक न्यूज़ चल रही है। सो जहाँ पर फेस वैल्यू होती है, जहाँ पर ज़्यादा लोगों को पढ़ने में मनोरंजन होता है, तो वहाँ पर मीडिया चलाती है इस न्यूज़ को, तो इसमें मेरी मिस्टेक नहीं है बेसिकली। बट एक पुलिस ऑफिसर जो बहुत नॉर्मल सी फैमिली से आया है, आपने बताया अभी, पढ़ाई करके आया है, आपने डबल एग्जाम्स दी हैं, सिलेक्ट होकर आया है, मेहनत करके आया है, वो अचानक जब बहुत सारे विवादों में घुस जाता है, या घुसा दिया जाता है, डाल दिया जाता है, तब हाउ डू यू फील? I don't feel anything about it. It's a challenge for me. It's a challenge for me. और ऐसा है कि जब भी आप और मैं तो इसको ऐसे तौर पे लेता हूँ, जब भी आप गंद में या कीचड़ साफ करते हो, जब भी आप गंद साफ करते हो, तो आपके ऊपर भी कीचड़ उड़ते हैं, आपके भी कपड़े गंदे होते हैं, आपके भी कपड़े और हाथ मैले होते हैं। तो आई डोंट बॉदर अबाउट इट। जितने भी लोगों को आरोप लगाना है लगाएं, जितने भी इंक्वायरीज करना है करें। लास्ट में क्या है कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। सत्य थोड़े दिन परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, कितना भी समय लगे। मैं ज़रूर लड़ूंगा और जीतूंगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया नहीं है। वो तो खैर बाहर भी मैं कई भी लोगों से बात करती हूँ, सब लोग वेट ही कर रहे हैं कि व्हेन आर यू कमिंग बैक टू मुंबई। महाकाल की कृपा है, देखिए कब होता है, क्या होता है। जैसा मैंने आपसे कहा है कि एक भारत सरकार का एक सोल्जर हूँ, एक अधिकारी हूँ, जहाँ पर भी सर्व पोस्टिंग करेंगे, पूरे 100% दे के वहाँ पर ड्यूटी करूँगा। पॉलिटिकल प्रेशर, बॉसेस का प्रेशर, सीनियर्स का प्रेशर, ये कितना सच होता है? देखिए, मेरे लिए ये जो प्रेशर्स होते हैं, ये विपरीत असर करते हैं मेरे पर। व्हाट आई हैव सीन माय सेल्फ। लेकिन होते हैं। जब भी कोई अगर कोई चीज़ के लिए अगर कोई सो कॉल्ड जवाब तो दीजिए कि प्रेशर है। नहीं दे रहा हूँ मैं आपको उस चीज़ का। मुझे देखिए, आई डोंट मीन्स वर्ड्स। ओके। जब भी मुझे कोई कॉल आता है, कहाँ से भी कोई कॉल आता है, तो उसका प्रेशर उल्टा होता है मेरे पे। अगर नहीं भी करने वाला रहूँगा तो ज़रूर करूँगा फिर मैं। सो इट डजंट वर्क विथ मी। एनीवे, जो कुछ भी कभी भी काम किया है, लॉज के अंदर रह के ही काम किया है। जो हमारी संविधान है या जहाँ पर भी एक्ट है, तो उस एक्ट को ही फॉलो किया है। लेकिन दीज प्रेशर्स डू नॉट वर्क ऑन मी एब्सोल्युटली। आई विल डू कॉन्ट्ररी टू वॉट एवर दे ट्राई टू टेल मी। ग्रेट। मैं पढ़ रही थी आपके बारे में, आपने विधि, अपने कानून की भी पढ़ाई की है। कानून की पढ़ाई करके जब आप पुलिस महकमे को ज्वाइन करते हैं, तो कितना सहारा होता है, कितना संबल और कितना सपोर्ट मिलता है? बहुत बहुत फायदा होता है आपको। एंड बहुत आज मैंने दोनों साइड देखा है, बीइंग अ लॉ एनफोर्सर ऑल्सो एंड बीइंग अ डिफेंडेंट ऑल्सो। दोनों साइड मैंने देखा है, बेसिकली बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन आई हैव सीन। तो इसमें काफ़ी हेल्प हो जाती है आपको, क्योंकि आप खुद ही फिर ड्राफ्ट बना लेते हो, आपको समझ आता है, आपको पॉइंट्स, लीगल पॉइंट्स आपको समझ आते हैं कि क्या कोर्ट के समक्ष आपको पेश करना है, क्या दलीलें पेश करनी, क्या आर्ग्यूमेंट्स करना है। एंड यू कैन नॉट बी टेकन फॉर अ राइट बेसिकली। तो फिर काफ़ी हेल्प होता है। मैं लोगों को भी, जो आपके दर्शक होंगे सुनने वाले, उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी फैकल्टी के हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, तो ज़रूर 3 साल का लॉ का कोर्स कीजिए, करस्पॉन्डेंस से कीजिए। इट विल रियली हेल्प यू इन योर नॉर्मल लाइफ। एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको आपकी लाइफ में। मैं कई बार लॉयर्स भी मेरे रिलेटिव हैं या फिर दोस्त हैं, पुलिस वाले कम हैं लेकिन हैं। ऐसे में बहुत बार पुलिस वालों की तरफ से जो दोस्त हैं वो कहते हैं, रूना जब कोई छूट जाता है ना, सिर्फ इस वजह से क्योंकि एविडेंस उस समय काम नहीं आए या उतने पूरे नहीं पड़े हैं, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसको आपको लगता है इसने तो गलत किया ही, इसको तो बिहाइंड द बार्स होना ही चाहिए, तब का फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है।
डू यू फील दिस? वेरी ट्रू, बहुत सही बोला आपने। कोई भी एक अधिकारी जब शिद्दत से एक इन्वेस्टिगेशन करता है और कोई भी टेक्निकल लैप्स या फिर छोटी सी कमियां जो ह्यूमन एरर भी होती कभी कभी, और इस ह्यूमन एरर के कारण अगर कोई एक हार्डकोर क्रिमिनल का अक्विटल हो जाए तो उससे कोई बुरी बात या जो फीलिंग होती है, दैट्स अ वेरी बैड फीलिंग। लॉट में जो कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट में काम करता है सबकी लाइफ में ये समय आया होगा। सो यू डेफिनेटली फील बैड कि आपने कितना संघर्ष करके आपने आपकी जी जान मेहनत लगा के इस केस को बुक किया है, इस केस को अंजाम दिया है, एंड वो कोई टेक्निकल रीजन पे छूट जाता है। सो यू रियली फील बैड अबाउट इट। आपका पहला ऐसे तो सारे केस आपने बहुत दिल लगा के किए ही होंगे, तभी जाकर रिजल्ट ऐसे आते हैं, लेकिन एक कोई ऐसा पहला केस जो आपने बहुत हिम्मत दिखा के किया कि मे बी द फर्स्ट केस ऑफ योर लाइफ, मे बी द वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ योर लाइफ? देखिए, बहुत सारे केसेस हुए हैं ऐसे, जैसा कि अभी तो हर चीज़ नोट करके रखा हूँ। अगर बुक खोलूंगा तो बहुत समय लग जाएगा इंटरव्यू में भी। लेकिन दो तीन केसेस ज़रूर याद है कि भारत का सबसे पहला इस्लामिक स्टेट के खिलाफ में केस हमारी पूरी टीम ने किया था जब मैं एनआईए में कार्यरत था। सो दैट वाज अ वेरी चैलेंजिंग केस फॉर अस। एंड राष्ट्र की सेवा करने के लिए आपको सबसे बड़ा मौका, इससे बड़ा मौका मुझे नहीं मिला था। तो दैट आई रिमेंबर, वेरी टफ केस एंड वेरी इंटरेस्टिंग केस। जितनी भी हिम्मत थी, जी जान थी, पूरी टीम ने लगा दी थी। देन देयर वाज वन मोर केस, एक व्यक्ति है जाकिर नायक, जिन्होंने भारत के खिलाफ भी काफ़ी गतिविधियां करी थी, एंड ही इज एब्सकॉन्डिंग नाउ। तो उसके खिलाफ भी पूरी टीम ने हमारी काम की थी, तो वो भी केस याद है। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था? देखिए, ये सब नेशनल सिक्योरिटी के केसेस होते हैं जो निटी ग्रिटीज आई कैन नॉट शेयर विद यू, जितना भी आप लेकिन हाँ, एक केस जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा मैं। एक केस बुक हुआ था 2019 में, जब मैं डीआरएम में जॉइंट कमिश्नर हुआ करता था। तो उस समय हमने सबसे बड़ा पिछले 50 साल का एक सबसे बड़ा सीजर किया था गोल्ड का। अराउंड 70 करोड़ का गोल्ड पकड़ा था, 185 केजीज एक शॉट में। बेसिकली एक डोंगरी एक इलाका है मुंबई में, आपने सुना होगा उस बारे में, काफ़ी पुस्तकें भी लिखी गई हैं उस पर, कम्युनली सेंसिटिव प्लेस है। तो वहाँ पर एक ऑपरेशन किया था हमने। तो हमारी वो मुझे याद है कि कुछ जानलेवा हरकतें भी हुई थी उस दौरान। गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की गई थी, हमारी महिला अधिकारी भी, डेयरिंग ऑफिसर्स भी हमारे साथ में थी। तो वो एक केस मुझे याद है कि उसमें अराउंड 20 लोगों को हमने अरेस्ट किया था। एंड काफ़ी डीआरएम में जो जाबाज अधिकारी थे, किसने भी बिना भय के, विदाउट एनी इट वाज अ सडन इंफॉर्मेशन विच हैड कम टू अस, बिना अपनी जान के बारे में सोच के, इतना जोखिम भरे एरिया में बिना सोचे समझे दे ट्राई टू डू दैट। एंड काफ़ी बड़ा सीजर हुआ था, वो मुझे याद है। देन वन मोर एक केस याद है, मानकुर्द में एक केस हुआ था हमारा, जहाँ पर एक नाइजेरियन गैंग ऑपरेट कर रही थी, बेसिकली ड्रग को सप्लाई करती थी मुंबई में। तो एनसीबी में उस टाइम पे कार्यरत था। तो फर्स्ट टाइम ऑपरेशन किया तो हमारी टीम पे ही अटैक हो गया, हमारी टीम के ऊपर ही जानलेवा हमले हुए। सेकेंड टाइम भी अटैक करने की कोशिश की है, तभी भी उन्होंने फिर से हमारी टीम को अटैक करने की कोशिश किया। तो थर्ड टाइम तो आत्मसम्मान की बात हो गई, लोगों की कॉन्फिडेंस की बात हो गई थी। तो थर्ड टाइम जब अटैक, उनको लीगल एक्शन लेने की कोशिश की, तो जो मेरा सिक्योरिटी ऑफिसर था, पीएसओ था, तो वो जब मेरे पर अटैक हुआ तो मुझे बचाने के लिए ही केम इन बिटवीन, और उसे काफ़ी सीरियस हेड इंजरीज हो गई। उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग सर पे स्प्लिट हो गया था उसका सर बेसिकली। तो वो एक ऑपरेशन मुझे याद है कि मुझे बचाने के लिए उसने ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट बेसिकली। लेकिन उसने फिर भी अपनी ड्यूटी छोड़ी नहीं उस दौरान, उसने वो आरोपी को भी पकड़ा और 2 करोड़ के ड्रग्स भी पकड़े। तो वो मुझे एक ऑपरेशन याद है, तभी मुझे बुरा लगता है। ही इज़ वेरी गुड, और मैं उसका गर्व से नाम भी लेना चाहूँगा, उसका नाम श्रीकांत है, एंड स्टिल इज इन एनसीबी वर्किंग, हमारे राष्ट्र के लिए जाबाजी से काम कर रहा है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। तो तब मुझे बुरा लगता है जब हमारी टीम के ऊपर ऐसे प्रकार के जब सो कॉल्ड सीरीज बनती है, तब बुरा लगता है। तब लगता है कि किसी भी हालत में लड़ना चाहिए, और सत्य के लिए लड़ना चाहिए, और आत्मसम्मान के लिए लड़ना चाहिए। ये मजाक उड़ाते हैं हमारे अधिकारियों का, रक्त जो बहते हैं राष्ट्र की सेवा में, उसका जब आप मजाक उड़ाते हो तो कोई भी इसे लाइटली नहीं लेगा।
नहीं, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। कई बार जर्नलिज्म को भी यही दिखाया जाता है कि हाथ में कुछ है और यूं ही कुछ बोला जा रहा है। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट hurts. व्हेनेवर एनीथिंग रॉन्ग, और हमेशा आप देखेंगे विटंबना होती है। मैं एक IRS ऑफिसर हूँ, लेकिन आप जब भी देखेंगे टीवी में कभी भी अगर कोई पुलिस के बारे में बताएंगे तो उसको आइदर भ्रष्ट बताया जाएगा, या फिर उसका मजाक उड़ाया जाएगा, या फिर उसको एक बफून की तरफ बताया जाएगा, हंसी मजाक की बात। तो समवेयर इट शुड स्टॉप। अब पुलिस की फैमिली के बारे में देखिए कि कॉन्स्टेबलरी कितने डिफिकल्ट समय में जीते हैं, कितने मुश्किल से अपने अपने नियत सैलरी में अपने बच्चों को संभालते हैं, अपने घर का रेंट भरते हैं, कितनी कठिन परिस्थिति, छुट्टियां उनको मिलती नहीं, कितनी कठिन परिस्थिति से जाते हैं। तो देर समवेयर इट शुड बी स्टॉप। आप फ्रीडम, सटायर के फ्रीडम पे दूसरे लोगों का मजाक नहीं उड़ा सकते। आप मजाक उड़ाइए, अपने परिवार का उड़ाइए, आपके लोगों का उड़ाइए, आपके बच्चों का उड़ाइए, आपके लोगों का उड़ाइए। आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप कोई सरकार का या फिर कोई अधिकारी का या फिर जो लोग जो राष्ट्र की सेवा करें उनका मजाक उड़ाएं। अच्छा, एक ना धर्म युद्ध मेरे दिल के अंदर भी चल रहा है। ओके आपने जिन जिन को पकड़ा, मैं उनका इंटरव्यू लेती हूँ और वो सारे ही लोग मेरे से बहुत प्यार से बात करते हैं। मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है ये कहना कि अरे मैं उनका इंटरव्यू लेके आई और बड़ा मज़ेदार रहा। आपके साथ भी तो यही हुआ होगा ना कि अरे जिसको शायद मेरी पत्नी या मेरी बहन या मेरे घर के छोटे से बच्चे जिनको पसंद करते हैं, या मेरे पड़ोसी मेरे मित्र इन लोगों को इतना अच्छा मानते हैं, आज इनका ये भी रूप मुझे देखना पड़ रहा है। वो अपने घर वालों की इमेज आपके दिमाग की शायद इमेज नहीं भी होती होगी, बिकॉज आप उस चीज़ के साथ बड़े नहीं होते हैं। नाइदर यू आर टॉट लाइक दैट, नाइदर यू आर ट्रेन्ड लाइक दैट, बट दैट इमेज जो आपके घर वालों की, आपके दोस्तों के दिमाग में किसी एक्टर एक्ट्रेस को लेकर होती होगी, और वो इमेज जो आप सामने देखते हैं। देखिए, अगर सच बोलूँ तो ना मैं मूवीज़ देखता हूँ, ना ही मुझे कोई ये चीज़ इंस्पायर करती है, एंड ना ही मैं ज़्यादा इनके बारे में पढ़ता हूँ, ना ही मुझे कोई लेने देना है। तो इस वजह से ना ही मुझे कभी कोई ग्लैमराइज चीज़ों से कोई अट्रैक्शन रहा है। मेरी जो धर्मपत्नी है, मैं उसको मेरे कॉलेज के समय से जानता हूँ, नॉट एज अ डायरेक्टर, एज अ फिल्म मेकर, मैं उसको कॉलेज के ज़माने से जानता हूँ मैं। तो ये चीज़ पता नहीं, नेवर हैव सीन, तो मुझे पता भी नहीं कि कौन क्या है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज पीपल, कभी कभी धर्म संकट की बात अगर आपने जो निकाला है, कभी कभी कार्य में, कभी कभी ड्यूटी में बहुत सारे ऐसे समय आ जाते जब होता है। जैसा कि आई रिमेंबर एक माहिम में केस हुआ था मुंबई में, तो वहाँ पर एक महिला को हमको लीगल एक्शन लेना पड़ा था। शी वॉज ड्रग सप्लाई में लिप्त पाई गई थी, और अच्छा। उसके पास से ड्रग्स मिला था कमर्शियल क्वांटिटी में। तो जब हाउस सर्च करने गए थे, तो इतना एक सीन जो मुझे, या जो मंजर मुझे अभी भी वो याद आता है कि एक छोटा सा बच्चा है 1 साल का, जो दूध पीने का वेट कर रहा है, और उसकी सिस्टर है जो 9th या 10th स्टैंडर्ड में, वो उसको टेक केयर कर रही है, और अपनी मदर का वेट कर रहे हैं वो। एंड मदर वॉज ट्राइंग टू, अपने बच्चों को दूध देने के लिए, अपने बेटे को स्कूल भेजने के लिए, शी वॉज पैसे नहीं थे उसके पास में। तो कभी कभी आपको ये चीज़ का धर्म संकट ज़रूर लगता है, बहुत बुरा लगता है आपको ये चीज़ की। लेकिन फाइनली यू विल फील बैड एज ए समीर वानखेड़े, बट अगर आप यू आर एन IRS ऑफिसर, आप आपकी ड्यूटी निभा रहे हैं सिर्फ वो टाइम पे। कठिन होता है, लेकिन यू हैव टू डू दैट। और ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार ऐसे सिचुएशंस हमारे सामने आई। आप धर्मपत्नी की बात कर रहे थे, आप कॉलेज के टाइम से जानते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग, इतने निडर, निर्भीक, एकदम पर्सनालिटी टाइप्स। आपकी लव स्टोरी क्या है? लव स्टोरी तो लव स्टोरी, आई मीन, क्या मैं इसका, आई थिंक आई कैन सी यू ये ब्लशिंग। सेक्शन में मैं बहुत वीक हूँ। ये सेक्शन में शायद आपके जवाब का उत्तर न दे पाऊँ, लेकिन फिर भी ये ज़रूर कहना चाहूँगा मैं कि 1997 से मैं जानता हूँ। हम लोग दोनों साथ में कॉलेज में, राम नारायण रुइया कॉलेज में साथ में पढ़े हुए हैं। लेकिन क्लास में तो ज़्यादा ऐसे फ्रेंड्स तो थे नहीं, एक एडवर्सरी की तरह थे, क्योंकि वो बहुत शरारती थी क्लास में। एंड मैं वो टाइम से ही सिविल सर्विसेज के तैयारी में लग गया था, 12th स्टैंडर्ड से ही। तो मैं फर्स्ट बेंच में बैठता था और वो लास्ट बेंच पे बैठती थी। एक्चुअली उल्टा था। एक्चुअली उल्टा, वी वर कंप्लीटली अपोजिट। तो एंड सच में मुझे एक बात याद है कि जब ये एंटिक्स करती थी, शोर शराबा, मजाक करना, ये करना, जोर से हंसना एंड ऑल दोस थिंग्स क्लास में, इंटरवल्स में, तो मुझे एक बात जरूर उस दिन भी याद है कि मैं अपने आप से पूछा था, ये
कौन महाशय होगा, कौन भाग्यवान होगा जो इससे शादी करेगा लाइफ में, ये लड़की से, और ये मुझे नहीं पता कि मैं ही होने वाला हूँ। यू नो, सो ये कभी कभी नियत ही होती है, भाग्य होता ही आपका। तो फिर बाद में देन 2010 में वी अगेन मेट व्हेन आई वाज पोस्टेड एट द एयरपोर्ट, एंड देन फिर ड्यूटी पे था उस समय, तो बैग में शायद कुछ दिखा होगा मुझे, मैं स्क्रीन के पीछे खड़ा था, तो बैग में कुछ दिखा, तो मैंने वो बैग को डाइवर्ट किया कि समथिंग सस्पिशियस है, तो वो डर गई काफ़ी, देख के, तो देखी तो अरे ये तो वो ही है काइंड ऑफ थिंग, तो फिर मैंने पहले ड्यूटी की पहले देख ली क्या है चीज़, कुछ भी नहीं था, बेचारी का खाली बैग था और कुछ नहीं था अंदर। तो फिर बाद में देन वी इंटरेक्टेड, अरे काफ़ी दिन के बाद मिले, देन आफ्टर दैट मोर देन लाइक दैट के कंपैटिबिलिटी थी। शी वॉज मोर देन अ ट्रस्टेबल पर्सन, she was like a friend also to me, still she's a friend to me, and I'm very happy getting married to her, and very happy that she's mother of my children now. तो आप जिन जाबाज अधिकारी और ऑफिसर को जानते हैं, समीर वानखेड़े जी, वो बहुत शाय भी हो सकते हैं। अगर आप ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका उत्तर नहीं है तो what you can see him turning pink, at least I could see that. Okay, it shows the sweeter side of you, more human side of you, so I totally respect that. कभी जिंदगी में आपके सामने ऐसा कोई केस आया जिससे आपको लगता है कि ये तो अधूरा रह गया है, इसे एक बार फिर से रीओपन होना चाहिए? बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर एज एन ऑफिसर, सुपरवाइजिंग ऑफिसर, ऐसा लगता है कि कुछ रह गया था, बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी थी उसमें, and suddenly abruptly those things have stopped or something like that. लेकिन ठीक है, जैसा मैंने आपसे कहा है कि हमारी तो ऑल इंडिया लाइबिलिटी होती है, कहाँ पर भी हमारी ट्रांसफ़र होती है, कोई भी डिपार्टमेंट में होती है, सो उसमें कोई गला शिकवा है नहीं, इट्स अ ट्रांसफरेबल जॉब, तो जो दूसरा अधिकारी होगा वो करेगा, जो जिस बट येस देयर आर फीलिंग, देयर इज समटाइम्स यू फील के समथिंग हैज़ बीन लेफ्ट ओवर टू बी डन। कभी किताब लिखेंगे? सर्विस में रहते तो नहीं, लेकिन ज़रूर वंस आई हैंग इन माई यूनिफॉर्म्स, सो वो टाइम पे ज़रूर लिखने का सोचूंगा मैं। कभी सोचा है लास्ट दिन होगा जिस दिन आपको सभी लोग टाटा बाय बाय कह रहे होंगे, आप भी निवृत्त होकर जा रहे होंगे, हाउ विल यू पिक्चर योरसेल्फ? देखिए, अभी भी आफ्टर सर्विंग 2006 में सर्विस में लगा था, अभी 2026 स्टार्ट हो रहा है, तो 20 साल राष्ट्र की सेवा किया है, काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। कुछ ऐसा बाकी नहीं रहा है कि कुछ मंशा बाकी रह गई है। राष्ट्र के लिए खून भी दिया है, लड़ा भी है, एंड पूरी जितनी भी हिम्मत है, जितनी भी क्षमता है, सब किया है, तो कुछ ऐसा बचा नहीं है कि बाकी है करने के लिए। लेकिन ज़रूर जब भी सोचता हूँ कि रिटायर हूँ या फिर सर्विस दूसरा कोई आगे का कुछ सोचूं, तो ज़रूर बुरा लगेगा। आई विल मिस द जॉब व्हाट आई डू, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग विच आई एंजॉय डूइंग दैट बेसिकली। एक बार और जन्म मिलता है तब क्या बनना चाहेंगे? अगर फिर से काफ़ी हाइपोथेसिस वाला क्वेश्चन है आपका, लेकिन अगर एक और जन्म मिलेगा तो ज़रूर ये चाहूँगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेवा में कभी ना कभी कुछ आऊँ, या उनके समय में या उनके साथ में लड़ने का, कभी भी उनके साथ खड़े रहने का एक मौका मिले बस। समीर जी, इस पूरी बातचीत के लिए, इतने सारे समय के लिए, इतनी जानकारी देने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए, मेरी सहेली के इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। समीर वानखेड़े जी, जितना बड़ा नाम, उससे भी बड़ी इनकी बातें सुनकर आपको सच में ऐसा लगता है कि ज़िंदगी के कई पहलू हैं और हर पहलू को समझने के लिए और ज़िंदगी आ चाहिए है। ये बातचीत सुनकर मुझे बहुत संतुष्टि हुई। आशा करती हूँ आपको भी इस बात ने, इनकी जितनी भी बातें उन्होंने कही हैं, आपके दिल तक घर कर गई होंगी। ऐसे ही इंस्पिरेशनल, अमेजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए आप बने रहिए मेरी सहेली पॉडकास्ट के साथ। रूना आशीष की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।